पाठ नंबर 3, ये द्वितीय सेमेस्टर के लिए है। इसमें पाठ का नाम है कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। कार्य, आप सभी जानते हैं हम दिन में कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, कोई वस्तु को उठाना या चलना, ये सब हमारे डेली काम होते हैं। बुक को उठा के स्थान पर देना और साइकिल चलाना, ये सब एक कार्य है। अब कार्य की परिभाषा है, किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में जो विस्थापन होता है उसे कार्य कहते हैं। अब कार्य, हम मान लें दीवार है और हम दीवार पे बल लगाएं, हम कितना ही बल लगा लें लेकिन दीवार नहीं हली, मतलब वो खिसकती नहीं है, तो वो कोई कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य केवल तभी माना जाएगा जब वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो। तो बल के द्वारा अगर हम किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर देते हैं तो कार्य कहलाता है। उदाहरण मैं आपको बता ही चुका हूं। अब आता है कार्य की माप। किए गए कार्य का जो हम काम कर रहे हैं, वो जो बल लगा रहे हैं और बल लगाने पर जो विस्थापन हुआ है उनके गुणनफल को, यानी कि कह सकते हैं लगाया गया बल गुना वस्तु के विस्थापन को हम कार्य कहते हैं। तो किए गए कार्य का मान बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अब कार्य बराबर बल गुना विस्थापन है। हमने यहां कार्य को W से दर्शाया और बल को F से और साथ ही विस्थापन को S से। ये एक वस्तु है, हमने यहां से इस पे बल लगाया। अब ये वस्तु में विस्थापन यहां से यहां तक होगा, यानी विस्थापन को दिया S से, तो यहां से यहां तक उसके स्थान में परिवर्तन हुआ। किसके द्वारा? बल के द्वारा। तो इन दोनों के गुणनफल को हमने क्या कह दिया? कार्य कह दिया। अब दो कंडीशन बता दिए। यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, यानी 90 डिग्री हो। मान लिया एक वस्तु, कोई आदमी है सिर पे लिए खड़ा है, वो खड़ा है, थक जाए, कुछ भी हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन वही खड़ा है, सामान उस पर है, भार उस पर है, वस्तु उसके ऊपर लदी हुई है, तो ऐसे में कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि विस्थापन होना जरूरी है। तो इसलिए फॉर्मूला बना इसमें यहां पर F cos थीटा S। अगर थीटा का मान 90 है तो कोस थीटा का जो वैल्यू आती है वो 0 हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं कोस 90 डिग्री बराबर 0। तो यहां 0 होने पे W का मान क्या हो जाएगा? 0, अर्थात कोई कार्य नहीं हुआ है। दूसरा, यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो, वस्तु पर लगाया बल कोई भी कार्य नहीं करता, तो ऐसे में भी कार्य नहीं माना जाता। यानी हम अभी आपको उदाहरण बताया था, ये दीवार है, हम दीवार पर कितना भी बल लगा लें तो दीवार नहीं हिलती। जब दीवार नहीं हिली तो हमारा लगाया गया बल व्यर्थ हो गया, यदि वो कार्य नहीं कर रहा है। इसके बाद आता है मात्रक। कार्य का मात्रक जूल है, वह न्यूटन मीटर भी है, न्यूटन मीटर। अब आता है ये कौन सी राशि है? अदिश या दिश? स्केलर है, यानी अदिश। अदिश में इसकी कोई दिशा नहीं होती। कि अब दिशा कैसे कहते हैं? जैसे हमने तीर लिया और हमने एक तरफ चला दिया तो वो उसी दिशा में जाएगा, तो दिशा होगा, यानी दिश राशि हो जाती है। इसीलिए कार्य और ऊर्जा अदिश है कि वो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में हो सकता है। ऊर्जा किसी भी दिशा में जा सकती है, कार्य किसी भी दिशा में किया जा सकता है, तो इसलिए ये अदिश राशि है। अगला जो टॉपिक है वो है ऊर्जा। हम जानते हैं, जैसे मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, अब पढ़ाने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है, हाथ पैर चलाने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक ऊर्जा चाहिए, यानी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा एक कार्य का ही रूप है, अर्थात किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हमें ऊर्जा मिलती कैसे? हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वह पचता है, डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो कोशिकाओं में जाता है और वहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका दहन होता है और उससे ऊर्जा मिलती है, जो हमारी सारी बॉडी की एक्टिविटी के लिए जरूरी होती है। अब ऊर्जा का, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक वही मात्रक है जो कार्य का, यानी जूल या न्यूटन मीटर। अब ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा।
किसी वस्तु में उसकी गति अथवा विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये दो बड़ा है, एक तो गति और विशेष स्थिति। जैसे मैं अब खड़ा हो गया तो ये होगी स्थितिज ऊर्जा, लेकिन मैं अगर चल रहा हूं तो ये मूवमेंट हो गया, ये होगी गतिज ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ ऊर्जा के प्रकार में सबसे पहले हम यांत्रिक ऊर्जा ले रहे हैं, और यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की? दो होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गति यानी जब किसी भी वस्तु में मोमेंटम हो तो गतिज होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसे, और वो अपने एक पोजीशन में स्थिर होता है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब जो ऊर्जा चलती है उसमें अब आता है, हमने यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग थे। पहला गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी। प्रत्येक गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से छुटी गोली, वो जब तक गति नहीं करेगी तो अपना कार्य नहीं करेगी। तीर कमान से छुटा तीर, तो ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। अब गति मापन कैसे करते हैं? किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप जो है कार्य के उस परिणाम के समान होती है जो उस वस्तु को विराम अवस्था से वर्तमान अवस्था में और वर्तमान से विराम अवस्था में लाता है। तात्पर्य होगा, अगर कोई वस्तु स्थिर है, जैसे को ये हाथ है, ये मार्कर है, ये हम यहां लगाते हैं, ये मार्कर है। अब ये विराम अवस्था में है। अब विराम अवस्था में से बल लगाएंगे तो ये गति कर रहा है। तो यानी विराम अवस्था से गति कराने में हमने बल लगाया, और बल लगाने पर अगर विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं? कार्य। यानी कि वह कार्य है जो वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील और फिर गतिशील से विराम अवस्था में लाने में सहायक होता है, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा की माप कार्य के उस परिमाण से की जाती है जो उस वस्तु को विराम अवस्था से वर्तमान अथवा वर्तमान से विराम अवस्था में लाने में किया जाता है। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु विराम अवस्था में, अब इस पे आपने क्या लगाया? F1, और उसमें त्वरण यानी इसमें जो मूवमेंट आया वो कितना आया? a। तो न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार होगा A=F/m। जहां a क्या है आप जानते हैं, त्वरण है, F क्या लगाया गया? बल, और वस्तु का भार है m। माना s दूरी चलने पर, जब बताया था यहां से हमने कहा था कि यहां से चलाया ये, तो ये s दूरी होगी। माना s दूरी चलने पर उसके अंदर वेग क्या हुआ? गति क्या हुई? v। तो गति समीकरण के अनुसार क्या आप जानते हैं, v² = u² + 2as। और हमने स्टार्ट किया कहां है? विराम अवस्था से। अगर विराम अवस्था है तो u का मान हमेशा क्या बना रहेगा? 0। अगर u का मान यहां 0 रखा जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो v² बराबर होगा 2as के। तो ये 2s आ गया। अब a का मान आप जानते हैं, इस a का मान आप यहां से लेंगे। a बराबर क्या है? F/m। तो यहां पर हमने मान रखा किसके स्थान पे? a के स्थान पे F/m। तो ये समीकरण होगी। अगर F इंटू मल्टीप्लाई इजकल टू लें तो यह 1/2mv², और F इंटू एस को मानते हैं k, और k होता है काइनेटिक एनर्जी। तो k बराबर किसके आ गया? तो यहां आ गया k बराबर हो गया 1/2mv²। ये आ गया गतिज ऊर्जा का समीकरण। अब लेते हैं हम इसमें स्थितिज ऊर्जा। स्थित ऊर्जा, वस्तु अपनी स्थिति अथवा विकृत अवस्था, विकृत मतलब बिगड़ी हुई, के कारण भी कार्य करती है, और इस प्रकार अपनी स्थिति और विकृत अवस्था के कारण जो कार्य करती है उस कार्य करने की क्षमता को हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ये 4 प्रकार की होती है: गुरुत्व स्थित ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा, स्थिर वैद्युत और चुंबकीय। तो पहले हम पढ़ते हैं गुरुत्व स्थित ऊर्जा। हमने मान लिया हथौड़ा होता है, हथौड़े में भार क्या हुआ? m, और हमने उसे ऊपर उठाते हैं। जब उसे ऊपर उठा रहे हैं तो हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रहे हैं, और जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो कार्य है वो उसकी स्थित ऊर्जा होती है।
और जैसे मारते हैं हम तो किसी वस्तु को तोड़ते हैं। तो अब जो ऊंचाई हमने पृथ्वी तल से हथौड़ा कितना ऊंचा उठाया वो h, और उसका भार कितना है, तो आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण जितना किसी वस्तु पर अपने आकर्षण करती है उसका भार होता है। भार हो गया क्या, m इंटू जी। तो जो स्थितिज ऊर्जा क्या बनी वो हो गई mgh। ये हो गई किसी एक निश्चित ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। अब ये जो स्थितिज ऊर्जा है गुरुत्व आकर्षण के विपरीत उठाने में जो हमें कार्य करना पड़ा है उसे हम कहते हैं गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। अब आता है प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ में क्या होता है, जैसे हमने पहले वो आती थी, अब तो सेल वाली घड़ी रहती है, पहले चाबी भरने वाली घड़ी आती थी, तो जब उसमें चाबी भरते थे तो उसके अंदर जो स्प्रिंग थी वो स्प्रिंग को दबा देती थी, यानी स्प्रिंग की जो संरचना है वो बिगड़ गई और उस स्प्रिंग के अंदर जो है एक ऊर्जा इकट्ठी हुई, स्थितिज ऊर्जा। अब वो ऊर्जा के कारण जब धीरे धीरे खुलेगी तो घड़ी की सुई आगे की ओर बढ़ेगी, तो इसे प्रत्यास्थ कह दिया इसको, यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इस प्रत्यास्थ के कारण ही वो वर्क करेगी। स्थिर वैद्युत, हम ये सभी जानते हैं कि दो आवेश प्लस और प्लस के बीच कौन सा बल लगता है, या माइनस और माइनस के बीच कौन सा लगता है, और प्लस माइनस के बीच कौन सा लगता है। तो यहां प्लस माइनस के बीच लगता है आकर्षण और एक जैसे चार्ज के बीच लगता है प्रतिकर्षण। तो अब जब प्रतिकर्षण हम एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन करीब लाते हैं तो हमें प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी हमें क्या करना पड़ा है, हमें प्रतिकर्षण के विरुद्ध, यानी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास लाने में हमें कार्य करना पड़ा, और ये कार्य ही क्या कहलाया हमारा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब आता चुंबकीय। अब आते चुंबकीय, जानते हो चुंबकीय एस और एन नो होते हैं, दोनों एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। सेम वही कंडीशन, जब नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाएंगे क्या लगेगा प्रतिकर्षण, तो वहां पे आता है चुंबकीय। और इसमें दूसरा ये सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित गतिमान आवेश या धरावेश चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण इसमें कार्य करने की क्षमता को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये आपके पास 4 प्रकार की थी। अगला टॉपिक चलता है अब ऊर्जा है, इसके अलावा ये नाभिकीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। अभी हमने ऊर्जा चल रही थी, तो ऊर्जा में हमने अभी पढ़ा यांत्रिक ऊर्जा, उसके 2 भाग थे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब इनका मापन इकट्ठा रह रहा है, लेकिन आगे चलते हैं। अब रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का मतलब है कि रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को हम कार्य में यूज करते हैं। जैसे मान लिया हमने भोजन लेते हैं, ये 3 वर्ड लिखे हैं, भोजन, पेट्रोल, भाप। भोजन कार्बनिक पदार्थ होते हैं और जब भोजन करते हैं इनका ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, इससे ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा हमारे शरीर में कार्य करने के लिए स्टोर हो जाती है। पेट्रोल, गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उसके दहन से जो ऊर्जा मिलती है उसी से इंजन चलता है और गाड़ी चलती है। भाप इंजन, भाप इंजन में क्या होता है, वाटर को गर्म करते हैं, उससे भाप निकलती है स्टीम, और स्टीम से क्या चलता है। तो यानी रासायनिक पदार्थों से जो कार्य होता है और वो कार्य करने की क्षमता जो होती है वो ऊर्जा कहलाती है, और इस प्रकार की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इसका एक और अच्छा उदाहरण है बैटरी। हमारे घरों में इन्वर्टर और बैटरी होते हैं, तो जब लाइट भाग जाती है तो रासायनिक रिएक्शन होती है जो उसे किस में चेंज करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो वहां भी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, तो इस प्रकार की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अगला है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मा यानी से हम अनुभव कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारा शरीर गर्म होने लगता है और हमें पता चल जाता है धूप तेज है। तो ऊष्मा एक स्पर्श करने की क्षमता होती है, यानी जैसे स्पर्श के माध्यम से पहचाना जाता है, जो हमारे शरीर को स्पर्श करती है और हमारे शरीर को गर्म करती है। जो गर्म करने की जो ऊर्जा है उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद आता है प्रकाशीय ऊर्जा। आप जानते हैं कुछ प्रदीप्त होते हैं, कुछ सदीप्त होते हैं। तो स्वदीप्त जो कि स्वयं अपने आप ही
ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे सूरज, तारे, और जो दीप्त होते हैं जैसे कि हमारे पास चंद्रमा, वो अपनी ऊर्जा से, अपनी प्रकाश से प्रकाशमान नहीं होता, वो सूर्य से प्रकाश मिलता है और उस प्रकाश के कारण ही प्रकाशमान होता है। तो प्रकाश से ऊर्जा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, स्वदीप्ति और दीप्ति। तो स्वदीप्ति का मतलब जो हो गया वो हो गया जो स्वयं अपने आप प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और दीप्तमान का मतलब हो गया जैसे चंद्रमा, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाश बनता है। और ये प्रकाश जो होता है हमें चमकता है, और ये जो लाइट डेवलप करता है उसे हम कहते हैं प्रकाश से ऊर्जा। अब प्रकाश से ऊर्जा जो होती है ये हमेशा सीधी रेखा में चलती है। इसके लिए आप उदाहरण देखें ध्यान से। मान लिया हमने आपके सामने उदाहरण, जैसे बोर्ड पे मैं हाथ लगा रहा हूं तो मेरी परछाई, ये परछाई दिख रही है, या मैं मार्कर लगाता हूं तो मार्कर से परछाई जा रही है, यानी लाइट जल रही है, और लाइट जो से टकराई वो वहीं की वहीं रुक गई, उससे आगे नहीं बढ़ी, उसने अपना मार्ग चेंज नहीं करा। तो यदि प्रकाश के मार्ग में अगर कोई बाधा उत्पन्न कर दें और उस बाधा की परछाई बन जाती है, तो ये अपना में प्रूफ करता है कि वो सीधे रेखा में चलती है। अब इसके बाद आता है कि ये जो प्रकाश है, जो वस्तु है वो तीन प्रकार की होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्पपारदर्शी। पारदर्शी जिनमें प्रकाश पार निकल जाता है, अल्प पारदर्शी यानी कुछ निकलता है कुछ नहीं निकलता, अपारदर्शी जिसमें पार नहीं निकल सकता। तो ये बहुत सारे उदाहरण इसमें मिल जाते हैं आपको। अब पारदर्शी कैसे कहेंगे, आप जानते हैं शीशा होता है उसके पार प्रकाश निकल जाता है। अपारदर्शी दीवार हो गई। अल्पपारदर्शी जैसे बहुत कम होते हैं, तेल हो गया, पानी हो गया, तो इसलिए होते हैं अल्पपारदर्शी। अब नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी। अब हम ये मानते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एटम का सेंटर होता है, और न्यूक्लियस रिएक्शन और रासायनिक रिएक्शन में डिफरेंस होता है। न्यूक्लियस रिएक्शन में एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जबकि रासायनिक में नहीं होती। न्यूक्लियस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, वहां पे ज्यादातर प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब नाभिक ऊर्जा, ये दो प्रकार की होती है, तो नाभिकीय संलयन, एक होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन मतलब जुड़ना, फ्यूज होना, फ्यूजन मतलब टूटना, विखंडना। अब नाभिकीय संलयन जो है ये सूर्य पे होती है, और सूर्य से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो इसी क्रिया का ही उदाहरण है। यहां पर क्या होता है, H के समस्थानिक भाग लेते हैं, जैसे H21 ले लिया, H21 ले लिया, और ये मिलता है यहां पर He42 प्लस गामा रे और प्लस ऊर्जा। और सूर्य पे ये लगातार क्रिया चलती रहती है, जिस कारण से सूर्य और तारों के अंदर जो प्रकाश निकलता है वो इसी क्रिया का ही उदाहरण है, नाभिकीय संलयन। और इस क्रिया के आधार पे हाइड्रोजन बम का निर्माण किया। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियस फिजन, इसमें क्या होता है कि यूरेनियम 235 बाण पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो ये छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। यानी यहां पे आता है क्रिप्टॉन, ये 36, बेरियम 141 और 56, ये बेरियम है Ba, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और ऊर्जा निकलती है। तो ये जो न्यूक्लियस विखंडन है और ये नाभिकीय संलयन है, इस प्रकार जो ऊर्जा और उस ऊर्जा से जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियस में से चलती है संलयन के द्वारा जुड़ने से और टूटने से। इसके आधार पे परमाणु बम का निर्माण किया गया है, इसके आधार पे हाइड्रोजन बम का निर्माण किया गया है। इसके बाद ध्वनि, साउंड एनर्जी।